So this already I think must be in your notes. तो अभी आप बस अंडरस्टैंडिंग पे ही ध्यान रखना. इलेक्ट्रिक करंट इन मेटलिक वायर. मेटल्स में द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर सो लूजली बाउंड कि थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है तो वो बाहर निकल आते हैं. थोड़ी मतलब 0 केल्विन से ऊपर के किसी भी टेम्परेचर पे. ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर having a very high energy because of its temperature. Due to its temperature, electron has very high thermal velocity, but the problem is all the electrons are moving randomly. Randomly means there is no fixed direction, they move randomly. So all across any area, the number of electrons crossing from left to right and right to left will be same. The thermal velocity is randomly oriented. एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज ऑलवेज जीरो क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन में नहीं है, दे आर रैंडमली मूविंग. इफेक्टिवली दे आर नॉट मूविंग. एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा, द अदर इलेक्ट्रॉन विल कम एंड टेक इट्स प्लेस. एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो. नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज, देयर इज नो करंट बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे हैं, मूव भी कर रहे हैं और बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं. द स्पीड वाज ऑफ द ऑर्डर ऑफ थर्मल वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 is to power 6 मीटर पर सेकेंड. बट इससे कोई फायदा नहीं क्योंकि करंट के लिए कोई फायदा नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जहां से चलेंगे वहीं पे दूसरा इलेक्ट्रॉन को ही वापस आ जाता है. नो नेट no net flow of charge, that means there is no current in this wire across this area. फिर जब हम बैटरी लगाते हैं, we apply some electric field, battery or any potential. In that case, when an external electric field is applied, when a battery is connected, what happens is बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक साइड हाई पोटेंशियल, दूसरे साइड लो पोटेंशियल, दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ देयर इज अ चार्ज प्रेजेंट. पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है. So all these electrons are negatively charged, they will experience a force in opposite direction. The electron will experience force in opposite direction, and that force will be Q times E. Because of that force, electron will get accelerated. Because of acceleration, there will be motion, and electron will be now at least having a net positive direction. पहले भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, वो टेम्परेचर अभी भी है. बट दैट थर्मल वेलोसिटी हैज नो रोल टू प्ले इन करंट बिकॉज उसका रिजल्टेंट हमेशा जीरो ही हो जाता है. Every electron now experience a force which is given as F is equal to Q into E. Because of this, there is an acceleration, and acceleration will be QE by M. This is the acceleration of electron. इस acceleration की वजह से इसके पास एक fixed direction में velocity आने लग जाती है, and electron will be crossing this area, and that. बट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव कॉन्टिन्यूसली क्योंकि जैसे मूव करेंगे वो किसी ना किसी मेटल के आयन से कोलाइड कर जाएंगे. देयर इज नो रूम फॉर इलेक्ट्रॉन टू मूव. इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करेगा वैसे ही उसके ऊपर it collides with another atom, another ion present inside, and it will come to rest. So electrons are not exactly moving, it's just drifting a little bit. But in addition to that, random motion. So अगर किसी इलेक्ट्रॉन का एक पाथ पहले कुछ ऐसा था रैंडम सा, ये निकल गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसकी जगह पे आ जाएगा. नाउ दी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके पे इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगेगी. सो देयर विल बी एन अपोजिट, there will be an opposite electric displacement slightly. Every time there will be, it will be slightly going behind.
So now this electron is drifted. This is called drift. इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो जाता है. दैट इज द एक्चुअल बात ऐसे ही, बट समझने के लिए हम ये समझ लेते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव कर गया. So electron has now a fixed direction, and because of that fixed direction only, it is now acquiring the velocity in opposite direction called as drift velocity. Drift velocity Vd. Drift velocity is defined as the average velocity acquired by an electron in the presence of external electric field. जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तब उसके पास केवल थर्मल वेलोसिटी और उसका एवरेज था 0. The average velocity acquired by an electron in the presence of external electric field. In the presence of external electric field. So इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने यूज किया था इक्वेशन ऑफ मोशन ओनली. इनिशियली इसके पास वेलोसिटी थी दैट थर्मल वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में जो भी है. एक्सेलरेशन इज वेक्टोरली अगर हम लिखेंगे तो माइनस ई बाई एम, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज opposite to the direction of opposite to the acceleration. Yes. So acceleration of electron is minus QE by m, and because of that it will now acquire velocity. तो ये हमने एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया इस पूरे में से और उसके बाद हम एवरेज निकालेंगे. For one electron, let's say the name of the electron is ith electron. I is 1, 2, 3, something like that. Velocity of that ith electron, initial velocity है thermal velocity, acceleration is E capital E by m. अब ये t क्या था? दो कोलिजन के बीच का टाइम. इलेक्ट्रॉन जैसे चलेगा किसी दूसरे के साथ कोलाइड कर जाएगा, दैट कोलिजन टाइम जितना टाइम मिलता है उसको बेसिकली एक्सेलरेट करने के लिए, दैट टाइम इज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. अब हम इसका एवरेज निकाल लें. अगर वेलोसिटी ऑफ ith इलेक्ट्रॉन इज वेलोसिटी ऑफ t, दैट एवरेज विल बी डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. हमने लास्ट टॉपिक यही किया था बाय द वे लास्ट क्लास में, तो आपके पास लिखा होगा. आई थिंक कुछ लोगों को शायद प्रॉब्लम थी, सो आई जस्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एवरेज ऑफ दिस. So Vd will be, this symbol is used here for the average of the ith electron. इसका actual मतलब है V1 plus V2 plus V3 plus Vn upon n. When we apply this here, velocity average of the thermal velocity, E is charge constant, capital E is electric field constant, M mass constant. Here average will be on the time of collision. Thermal velocity average will always be 0. E is constant, capital E is constant, M is constant, और Ti का average आ जाएगा tau. That is represented as relaxation time. Drift velocity is minus is for the direction. E capital E by M times tau. This is the formula. Minus sign represent that the electron motion, electron velocity will be opposite to the direction of electric field. Right?
बेटा यहाँ तक समझ गया ना सक्षम? हाँ जी सर। Okay, so drift velocity is डिपेंडिंग अपॉन व्हाट. एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा होगी तो ये ज्यादा आ जाएगी. और ई एंड एम इज कांस्टेंट. व्हाट अबाउट टाउ? टाउ किस पे डिपेंड करता है? On what factor the tau is the mean relaxation time? Relaxation time is the time between two collision. This depends upon the temperature. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल स्पीड बढ़ेगी, दो वेलोसिटी विल स्टिल बी जीरो. चाहे कितना भी टेम्परेचर पर थर्मल वाली वेलोसिटी लेंगे, उसका जो रिजल्टेंट या उसका जो एवरेज आएगा दैट विल ऑलवेज बी जीरो. थर्मल वेलोसिटी हम कितनी भी इंक्रीज कर लें, टेम्परेचर कितना भी इंक्रीज कर लें, उसमें करंट नहीं आएगा अपने आप. राइट? वेरी नाइस. अब हम आते हैं इस पे. ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी वजह से है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम लगाने पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाए, ज्यादा फास्टर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा है. सो जो हमने मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब हाउ इजीली इट कैन मूव, हाउ मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. रुद्रांश, मोबिलिटी का मतलब कितनी आसानी से वो मूव कर सकते हैं. मूव किसने कराया? इलेक्ट्रिक फील्ड ने. इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी? दैट रेशियो इज डिफाइंड एज, that ratio is defined as mobility. Mobility is dependent upon temperature only. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोबिलिटी बढ़ेगी, कम होगी? कम होनी चाहिए ना, क्योंकि और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस. ई और एम तो कांस्टेंट रहेंगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, मोबिलिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को प्रॉब्लम होगी, करंट विल बी लेस. क्लियर? ठीक है. सो अब इसी से हम आगे कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक वो. वेरी गुड, वेरी गुड. समझ गया ना अभी तो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो था दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी. दिस वी हैव डन इन द लास्ट क्लास. सो अभी हमने रिवाइज कर लिया है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जो हेडिंग आ रही थी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. Manav, have you attended the AP Sir's class? Yes, sir. Okay, you're understanding it Yes, well? sir. Yes, sir. Okay. Relation between electric current and drift velocity. It should be written as drift speed because current is scalar quantity, but book में भी ऐसे लिखा होता है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया. So suppose this is a metallic wire, cross section area is A, length is L. Area is A, length is L, and now the electron density, free electron density is small n. Free electron density as in the number of electrons, free electrons present per unit volume. N is free electron density, which will be more or less same for all the metal. के सारे metal के outermost electron, हर एक metal के atom के outermost electron free state में होते हैं. So it will be almost same and very very large. Number of free electrons per unit volume. So what we do now is हमें इस current, suppose some battery is connected, there's electric field and current is flowing. So वो सब है, वो हम diagram में show नहीं कर रहे हैं. There's a current and this current is because of the movement of the electrons in opposite direction and the electron moving with velocity vd. हमें ये पता करना है कितनी current है and what is the relation between that. So we consider an area, consider a cross section here. We need to calculate how many charges
are crossing through this area in unit time. That was the definition of current. So suppose if we consider this area, any electron which is up to the distance equal to drift speed, क्योंकि velocity क्या होती है? Velocity is the displacement covered in unit time. So जितने भी इलेक्ट्रॉन इसमें drift velocity तक की distance पे हैं, any electron which is up to the distance of vd, वो सारे के सारे इसको 1 सेकंड में यूनिट टाइम में क्रॉस करके दूसरी तरफ निकल जाएंगे. जो पास में है वो फॉर श्योर, जो ड्यूटी डिस्टेंस है, ऑल दोज इलेक्ट्रॉन. So any electron which is up to distance vd will cross this area in unit time. Is that clear? Drift velocity क्या होती है? Velocity is the displacement covered in unit time. So हर उस इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट vd के इक्वल होगा 1 सेकंड में, and in that 1 second it will be crossing this area and it will be on the other side. Right? ये बात समझ आ रही है कि नहीं, ये बताओ पहले. हमें क्या पता करना है? कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करके जाएंगे इस एरिया. सो कंसीडर एन एरिया ए, जो बीच में शेडेड एरिया है. कंसीडर एन एरिया ए इन द वायर. All electrons up to distance equal to vd will cross this area in unit time. जितने भी इलेक्ट्रॉन इससे vd डिस्टेंस पर हैं, all electrons up to distance vd will cross this area, will cross the area in unit time. अब ये डिस्टेंस हमने निकली vd, एरिया पता है हमें, तो हमें ये वॉल्यूम मिल जाएगा. we'll find out this volume. This volume multiplied by number of electrons per unit volume, so we will get the number of electrons crossing. So number of electrons crossing the area in unit time. बेटा ये थोड़ा थ्योरेटिकल सा प्रूफ कर रहे हैं हम, जहां ना समझ में पूछ लेना. पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं. वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ एंड मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब और पर यूनिट वॉल्यूम. यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n, so a into vd वॉल्यूम में n into avd. This is the number of electrons crossing that area. Now number of electrons से charge calculate कर सकते हैं. So charge crossing the area in unit time, the total charge that crosses the area in unit time will be total charge crossing the area in unit time. It will be equal to NaVd. ये आ गया number of electrons into charge. So charge on each electron is E. The relation between current and drift velocity, I is equal to small n E into avd. Small n is the number of electrons per meter cube, E is the charge of electron, A is the area, and vd is the drift velocity. Right? Understood this derivation? Or Yes, sir. understood? Yes, sir. Understood. Okay. We had to find the number of electrons that crosses the area in unit time. So we use the theoretical approach. Consider the area A. Distance covered by electron in unit time is equal to Vd. So all those electrons which are up to distance Vd will cover this distance and it will cross the area on the other side. So we calculated first volume, area into length. From that volume, we calculated the number of electrons present in that volume, because we know already number of electrons present in unit volume. I is equal to NeAVd. Number of electrons multiplied by charge on each electron. This is the total charge that is crossing the area in a unit time. This is the relation between current and drift speed. I is equal to small n E into A into Vd. This derivation is again very important even for the board exam point of view. सर इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? अभी देखते हैं. बोर्ड के क्वेश्चन तो सीधे डेरिवेशन करने की बात है. फाइंड रिलेशन ड्रॉ.
between the electric field, electric current and drift velocity, और बाकी अभी हम देखते हैं. The second DPP I have shared, I think उसमें questions हैं कुछ ऐसे वाले. Yes, so electric current is scalar quantity. Current की direction और velocity की direction opposite होगी, because electron की flow के opposite direction में we take the electric current. Current is scalar, but we associate another vector quantity with the current called as current density vector. Called as current density. Current density is a vector quantity noted as J, and it represents the total amount of current passing per unit area in perpendicular direction. The amount of current crossing per unit area in perpendicular direction is defined as current density. Right, so this current density is a vector quantity. और अभी ये वेक्टर कैसे हो गई? I mean like हमने जब वेक्टर करंट में पढ़ा था या प्रेशर में पढ़ा था कि अगर डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, फिक्स है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. हाउ इट बिकम वेक्टर? आई मीन थोड़ा कंसेप्चुअली हमें समझना चाहिए. Because we are free to choose the area, right? Not only this, we can choose this area. So अगर ये करंट इतनी जा रही है I इसके perpendicular, this is A, then the current component which is like perpendicular to it will be less. So current will be always defined as in terms of current density. Current density vector is the vector which is perpendicular to that particular area. The amount of current that is coming out perpendicular to that area will be different from these two cases. Perpendicular वाले से दूसरा, slant वाले से different. The total amount of charge that crosses in a unit time will be different. It's a vector quantity. इसकी direction किधर भी हो सकती है depending upon the area that we choose, and then the different amount of current will be passing through it. Therefore, it is density. Current की case में क्या था? Because current has only one direction that is already decided or prefixed by the battery potential or the electric field applied. You are free to choose the direction of area in any direction. Current is electric current density is defined as I by A. So the magnitude wise formula will be NEVD. Current density is total current passing through an area. So that is current divided by total area. And it will be ampere per meter square. Right? जो is NEVD, this is the scalar relation. Scalar means only the magnitude relation. अभी हम इसको वेक्टर में अगर करते हैं, so through that wire जिसपे हमने derive किया था, current is towards right, current density is towards right, but the electron movement will be towards left because current and current density is opposite to the electron flow. It will come out J is equal to, in vector form, minus NEVD. रुद्रांश इसमें small n क्या है? What is small n here? Branch. What is small n in this formula? What is small n in this formula? अरे कहाँ गए?
नाटक है भाई। व्हाट इज स्मॉल एन? जो पिछले फॉर्मूले में था, क्या था इसमें स्मॉल एन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. It is the same relation. We are using the same relation of current to get the current per unit area or current density. Now we have current density in the terms of drift velocity. रुद्रांश, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर हाँ सर मेरा इशू है सर, अब आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है। इशू सही करो यार। Aij is equal to सर minus बार NE. बार सर बार बार क्लास लीव हो रही है। क्लास लीव हो रही है। Okay. This is current density in vector form. Current density की डायरेक्शन हमेशा वेक्टर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो अभी हम आगे करने वाले हैं, कर रहे हैं अभी, मतलब दिस इज दी 5 मार्कर क्वेश्चन इन बोर्ड आल्सो। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो फॉर्मूला हमने J इज इक्वल टू माइनस एनी वीडी निकाला है, इसमें पुराने वाले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था, दिस फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट दैट, इफ वी पुट द drift velocity formula in vector form, it was minus E capital E by M times tau. क्या होगा फिर? Substitute back in this equation. J is equal to minus N E into VD. Current density is minus N E and VD is minus E capital E by M into tau. माइनस माइनस प्लस हो गया, स्मॉल n E स्क्वायर tau by M times E. Right? J is equal to N square by N square tau by M. N is number of electron density, वो constant होगा किसी भी metal के लिए. E is charge constant है. Tau is relaxation time, that will depend upon temperature. If temperature is constant and tau is constant, M is the mass of electron. So किसी constant temperature पे this whole thing is constant, and that is noted as sigma, called as conductivity of that material, where sigma is N square tau by M is called conductivity of that material. Electrical conductivity to be precise, ये ऐसे एक thermal conductivity भी होती है. Done? बेटा यहाँ तक समझ में आ रहा है? So this proves that current density is directly proportional to electric field applied. क्या हो जाएगा? कुछ बोलो तो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1 upon sigma times A, and 1 upon sigma is called rho. Rho is the resistivity. Electric field is rho times A, where rho is inverse of sigma, that will become M upon N E square tau, and this is called resistivity of material. Resistivity of material. Resistivity of material, yes. थोड़ा मैंने short form में लिख दिया कुछ. Sigma is conductivity and inverse of sigma is resistivity. Resistivity का मतलब है कि वो कितना oppose करेगा. Higher resistivity means less amount of current, and greater conductivity means more easily the current can flow.
J is equal to sigma E या E is equal to sigma rho times J. Both are the same equation. It relates two vector quantities. One is current density, another is electric field, and therefore it is called vector form of Ohm's law. This is called vector form or microscopic form of Ohm's law because this relates two vector quantities. बेटा ये मैं थोड़ा इसलिए कर रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ लें. ये एग्जाम में हर साल आता है. एवरी ईयर दिस इज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन और इट विल बी द क्वेश्चन. Derive the Ohm's law in vector form. This is called Ohm's law in vector form, or it is also called as microscopic form of Ohm's law because it relates the microscopic. Microscopic means resistivity and conductivity. Microscopic form of Ohm's law. Resistivity and conductivity does not depend upon the size. Length कितनी है, area कितना है. E is equal to rho times J. Next is इसी से हम स्केलर फॉर्म में डिराइव कर सकते हैं. हाउ डू वी गेट द स्केलर फॉर्म? मतलब जो हमने पढ़ा था V is proportional to I या V is equal to IR. That formula that we did for the Ohm's law in class 10. E is equal to rho times J. E is equal to rho times J. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? बिकॉज ऑफ दिस बैटरी का पोटेंशियल है V एंड लेंथ इज L. E is equal to V by L. V is the potential difference that is there. And J को हमने पुट कर दिया I upon A, that is current area. Denote E as V by L is equal to rho. J is I upon area. Now from this vector form we can derive the scalar form of Ohm's law, and scalar form of Ohm's law was V is proportional to I. V is equal to rho L by A times I, and I is the current passing through it. V is the potential or voltage difference applied through it. बेटा समझ आ रहा है कुछ? ये बोल नहीं रहा, बड़ा सन्नाटा है. Yes, sir. श्योर है? सही. E is equal to V by L कैसे हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E is equal to delta V upon delta R from the very first chapter जब हमने पोटेंशियल पढ़ा था. इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे तो माइनस dV by dr होता है, बट मैग्नीट्यूड वाइज डेल्टा V upon डेल्टा R परपेंडिकुलर. दो पॉइंट्स के बीच से पास होने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर दो पॉइंट से पास होने वाले परपेंडिकुलर प्लेन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो इधर पोटेंशियल हाई V, इधर पोटेंशियल लो, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो V है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L. E is equal to V by L. Okay, sir. J is I upon area, so यहाँ से V की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आ गई. दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड I. ये वाला ओम्स लॉ जो हमने पढ़ा था क्लास 10 में, V is equal to IR, दिस इज कॉल्ड स्केलर फॉर्म और द बल्क फॉर्म ऑफ. बल्क का मतलब ये बाहर से हम बड़े साइज के लिए करते हैं. स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ.
And we also derived the formula for resistance. If we compare this, where R is equal to rho L by A is called मेरी सर resistance of स्केलर the वाली wire. डेरिवेशन तो पूछेंगे नहीं बोर्ड में. बेटा पूछते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते? वेक्टर वाली डेरिवेशन से तो स्केलर आ गई. E को V by L, J को I by A. Derive the expression for resistance as rho L by A. और कहाँ से आया? इसी से हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इसको R लिखते हैं, उसकी वैल्यू कंपेयर कर ली, दैट कम्स आउट rho into L by A. So we also got the formula for resistance of a wire as rho into L by A. Yes. Ohm's law scalar form V is equal to IR जो आपने 10 में पढ़ा था, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? In a graph, V versus I graph will be a straight line passing through origin. Here V is directly proportional to I and the constant of proportionality is called equal to resistance. Time is called resistance. It is called ohmic conductors. The conductors which follow the Ohm's law. Most of the metal wires are ohmic conductors for the not a very high temperature, but yes, for the normal temperature scale, the voltage is directly proportional to current. Beyond a certain temperature, it will become exponentially or parabolically increasing. Then those conductors which do not follow the Ohm's law. Ohm's law is not valid for all the conductors, all the type of conductors. It is applicable only for the metallic conductors for a certain temperature. Non-ohmic conductors in which current is not directly proportional to the potential or potential is not directly proportional to current. Correct. For any such device where current is not directly proportional to voltage is called non-ohmic. ये जो ऊपर ग्राफ बना है ये किसी डायोड का है. Diode, one of the example of diode is LED, light emitting diode is the full form. Another example like gallium arsenide. Gallium arsenide also has some negative resistance for some time. This is gallium arsenide LED. Using the formation of LED. Ohmic conductors which follows the Ohm's law. वहाँ पे resistance निकालने के लिए हम सीधे slope निकालेंगे. Slope of line is resistance. Non-ohmic conductors. Non-ohmic conductors इसमें हम इस slope के tangents निकालेंगे. But ये current, ये graph किसका? Generally हम potential लगा के current measure करते हैं. So for ohmic conductors is this. For non-ohmic conductors, the potential cannot be calculated as V by I. It has to be very, very small change in potential divided by small change in resistance. This is current. इसको इसलिए dynamic resistance बोलते हैं because it keeps on changing, while in the metallic wire the resistance mostly remains constant. तो या तो इसको हम V वर्सेस I ग्राफ के स्लोप से कैलकुलेट करेंगे. Slope of VI graph, or we can calculate this by inverse of IV graph. Inverse of slope of IV graph because it becomes 1 upon di by dv.
1 upon slope of IV graph. तो ये आर डी में डी क्या सिंबलाइज कर रहा है? तो डी का मतलब है डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक का मतलब ये चेंज होता रहता है. दिस इज द डायनेमिक रेजिस्टेंस. D stands for the subscript is dynamic resistance. और इधर जो R होगा वो constant होगा. It is simply V upon I, or it can calculate tan theta. It will be constant. सर ये आपने डायनेमिक रेजिस्टेंस को कट क्यों कर दिया? मैं कट नहीं कर दिया उसके ऊपर लाइन आ गई. This is called dynamic resistance. दोबारा लिख देता हूँ मैं. RD is dynamic resistance. Dynamic resistance का मतलब इसकी वैल्यू डायनेमिक है, वैल्यू चेंज होती रहती है. For non-ohmic resistors, non-ohmic conductors, its resistance is variable, called as dynamic resistance. Correct. V by I था for normal resistor. For any ohmic conductors, it will be dV by di. dV by di के लिए हमें V को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, V को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा I के रेस्पेक्ट में. That will be V versus I graph slope. If suppose we have I versus V graph, usually we have I versus V graph क्योंकि हम बैटरी से पोटेंशियल चेंज करते जाते हैं और करंट को मेजर करते हैं. Potential is input, current is output. So from that, if we calculate, then the IV graph slope inverse will give the resistance. ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है? वैसे टेंथ में पढ़ी आपने ओम्स लॉ स्टेटमेंट जो स्केलर फॉर्म के लिए अंडर द सेम फिजिकल कंडीशन. अगर हम फिजिकल कंडीशन सेम रखते हैं लाइक लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, ज्योमेट्री, डेंसिटी एटसेट्रा, प्रेशर एटसेट्रा, द वोल्टेज पासिंग थ्रू एनी वायर डायरेक्टली मूव्स टू इट्स करंट. Ohm's law statement is under the same physical condition. Under the same physical condition, same length, same area, same temperature. Under the same physical condition, potential difference across the wire is directly proportional to the current passing through it. Potential difference across a wire is directly proportional to the current passing through it. This is the statement of scalar version of Ohm's law. Current जो pass हो रही है वो wire potential difference is proportional to the current passing. Okay, so अभी हम थोड़े क्वेश्चन करते हैं. काफी सारी थ्योरी हो गई. We didn't do the questions on the drift speed. So I shared a worksheet today based on the drift velocity. आप उसको open कर लीजिए. And sure you can check here. Right. So this is the questions based on drift velocity, current density, and all. So yeah, there are some conceptual questions. Start from here. Electrical conductor is also a good conductor of heat. What can be the reason for this? Why a good conductor of electricity is also a good conductor of heat? Like metals are good conductor of electricity, metals are good conductors of heat also. Yes.
Yes. बताओ बेटा क्या होगा आंसर, पहले कोई तो बोले यार. Sorry, what should be answer to first question? Good electrical conductor is also a good conductor of heat. Like metal, example is metal. It conducts electricity, it conducts heat also. What should be the answer to first question? Sure. Sure. Sir, I'm not sure. Okay, but you can try. Not sure, then it's okay. Fine, you may just get wrong, but should try at least. Whatever is coming in your mind. Yes. Hey, Manav, what should be the reason? Simple सा reason है सर यार. आई थिंक थर्मल वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बहुत फास्ट मूव करेंगे तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट. There should be some energy carrier like here the charge carrier. In the case of Sir, thermal heat, it is the heat carrier. The same electron goes from one part of the medium to another. There are so many electrons. They can conduct. They can transfer the energy, electrical energy also. sir, What happened to drift velocity of electron if wire has no resistance? Yes. What happened to drift velocity of electron if wire has no resistance? यार आंसर करना पड़ेगा, ऐसे तो फिर ये कैसे काम चलेगा. जो भी आ रहा है गलत सही. ध्रुव, what would happen to drift velocity of electron अगर वायर में रेजिस्टेंस नहीं हो तो? Why there is a resistance in a wire? Because why there is a resistance in a wire? यार आंसर तो करो कम से कम. ध्रुव, ध्रुव, Because there's only a certain number of electrons that can carry electricity, that can move around. there are infinitely many number of electrons that can move around. The problem is they are not able to move because there is no free space, because there is such a high density of ions. As it starts moving, it collides. So the resistance reason is the collision. The resistance reason is collision of the electron with the atom and with itself, with themselves. अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो कोलिजन नहीं होंगे, कोलिजन नहीं होंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो चलने के बाद थोड़ी देर में रुक जाती थी बिकॉज ऑफ कोलिजन. That collision will not happen, therefore it will continuously move for a longer duration and the drift velocity will increase. So these are the conceptual questions in this DPP, and it's also just to develop the concept. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों ज्यादा नहीं हो पाती? बिकॉज जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं it collides. It doesn't have freedom to move for longer duration or longer distance. Electron collide with some of the atom, some of the ion, and comes to rest. Again start moving, again collide, again come to rest. That's why drift velocity is only of the order of few centimeter per second, not like the thermal velocity, which was 10 to the power 6 meter per second. So since this speed is very very low because of the multiple collision, अगर resistance नहीं है, collision नहीं है, collision नहीं है, so it will be continuously moving for the longer duration and causing the electric current to grow. So electric velocity of electron will be very high if there is no resistance there. If a charge flow very slowly through a metal, why does it not require several hours for a light to come on? And yeah, so as I just mentioned the drift velocities of the order of few centimeters per second. और जहाँ मेन सप्लाई है या सपोज आपके घर का जो मेन स्विच बोर्ड है वहां से बल्ब की डिस्टेंस कुछ मीटर्स होगी. Suppose there is the electric board where you switch on and the bulb or any appliance is very 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 far, maybe let's say 100 meters. अभी हम बात क्या कर रहे हैं कि सेंटीमीटर सेकेंड्स, फ्यू सेंटीमीटर. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 10-20 सेंटीमीटर पर सेकेंड.
और ये भी हमने समझा कि इलेक्ट्रिक करंट इज बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओनली, नॉट बिकॉज ऑफ थर्मल वेलोसिटी. So since this velocity is very small, why it why the current flows almost instantaneously? There is no time lag. Drift speed is very low, only of the order of few centimeter per second. In spite of that, जैसे चाहे कितना भी बड़ा वायर हो, 2 मीटर का हो या फिर 100 मीटर का हो या 2 किलोमीटर का हो, as soon as we switch on the current, the current become instantly. तो यहाँ पे उसी का opposite लिखा हुआ है. If a charge flow very slowly through a metal, why does it not require several hours for the light to come on when a switch is on? This is opposite. According to this speed, it should take several hours for the current to reach there. Then how come current instantaneously appear in the wire, in the circuit, in the bulb? Understood the question? Rudransh? Yes, Understood sir. the question? Yes, sir. Okay, what should be the explanation for this? जब स्पीड इतनी कम है तो इतनी तुरंत कैसे करंट आ जाती है? कितनी भी दूर बल्ब लगाओ, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं वैसे ही करंट निकल जाती है. How do we explain this? Yes. How do we explain this? अरे यार कोई ट्राई तो करो, तुम लोग कुछ कोशिश नहीं करते. मानव, नीति, why does not take any time lag? क्वेश्चन तो क्लियर है ना? वायर बहुत बड़ा सा है, हमने बैटरी लगाई, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है. लेट्स से इट इज 100 मीटर. Still, why not there is a time lag between switching on and the glowing of the bulb? Anyone? बट क्वेश्चन में आंसर बताऊंगा तो इससे फायदा नहीं है. यू हैव टू थिंक फर्स्ट. सोल्यूशन तो बहुत सारे हैं. सक्षम, Yes, sir. what should be the reason behind this? Why it does not take time? Why it comes instantaneously? Yes. अरे यार अब तुम लोग टाइम पास करो. चलो, गलत सही कुछ भी बोलो. ये इसमें इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट किसकी वजह से हुआ था? What causes the drift? पहले तो नहीं हो रहा था जब तक हमने बैटरी नहीं लगाई. सर चार्ज तो जैसे लाइट की स्पीड में ट्रैवल करता है, बट इलेक्ट्रॉन तो स्लो होता है ना. गूगल है. कितनी देर में गूगल आ गया? वेरी गुड. यस यस. इसीलिए टाइम लैग लगता है क्योंकि गूगल में टाइम जा रहा होता है. इलेक्ट्रॉन, पहले वाले इलेक्ट्रॉन को आखिरी वाले एंड पे नहीं पहुंचना है भाई. जो भी इलेक्ट्रॉन्स है हर जगह पे है. सर Every एनसीईआरटी में लिखा है. कोई बात नहीं, सब जगह लिखा होगा. बट जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फोर्स केवल एक पे ही लगाना कि एक इलेक्ट्रॉन को निकल के दूसरे एंड तक पहुंचना है. दिस फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था वो निकल के बाहर आ गया वायर में. Every area the electron started moving. It's not that one end electron has to reach opposite side. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है. और इलेक्ट्रिक फील्ड की एस्टेब्लिश कैसे होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टेब्लिश्ड विद द स्पीड ऑफ लाइट. इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट्स विद द स्पीड ऑफ लाइट. जैसे ही हमने बैटरी लगाई, इस पूरे वायर में चाहे कितने किलोमीटर लंबा हो, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टेंटेनियसली आ जाती है. बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपगेट with the speed of light. That electric field exert force on each of the electron, and because of that each area the electron starts drifting in opposite direction, giving the current. Right? ये समझ आ रहा है? अगर एक एंड का इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे एंड पे पहुंचता और तभी करंट प्रोड्यूस होती, then it would have taken infinitely long time or very long time.
but it is not because of any one particular electron. The every electron started moving, and every area of cross section there is a current which gives the instantaneous current, almost instantly. Next question. Electric field is required inside a conductor so that current flows in the conductor. In electrostatic, we concluded that electric field inside a conductor is zero. अभी जैसे हम ये इस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन जो था, we are using the logic that electric field is everywhere. जबकि हमने बात की थी इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती. In the previous chapter, we saw that electric field is not possible inside a conductor. क्या कैसे फिर यहाँ कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई? मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तभी वो हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई कर रही है. इन दी फर्स्ट चैप्टर वी सॉ दैट कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं हो सकता, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती. अभी हम यहाँ बोल रहे हैं कि सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर है, एवरीवेयर, and because of that only each electron experiences a force, and there will be a each electron is experiencing a force and electron starts drifting in opposite direction, right? तो समझ आ रहा है? बैटरी के अंदर अब रीजन क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पहले पढ़ी थी वो किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, किसकी वजह से होती थी? कंडक्टर के ऊपर के खुद के चार्ज की वजह से. पहला पॉइंट, यहाँ पर इस मेटलिक वायर में कोई चार्ज नहीं है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. कंडक्टर के अंदर अपने खुद के चार्ज की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ओनली स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस इन एनी कंडक्टर. सेकंड, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसने प्रोड्यूस किया है? हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट बिकॉज ऑफ द चार्जेस ऑन द वायर. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू potential difference applied by the battery. Battery maintains that potential difference across the length of the wire, and that potential difference causes the electric field to appear. Correct? ना हर चैप्टर में जो हमने पढ़े वो सब रिलेटेड है, बट you have to specifically understand the difference. पहले क्या था? करंट है, सॉरी चार्ज जो भी था वो खुद के ऊपर चार्ज था, and that charge goes only on the outer surface. There is no charge present inside, and therefore it cannot have any electric field. खुद के चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं हो सकती. यहाँ पे बाहर बैटरी ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, that electric field is in the whole space, और इसमें कंडक्टर पे कोई चार्ज नहीं. There is no net charge on that conductor. Correct? चलो, very nice. I hope you understood. आगे बढ़ लेते हैं हम थोड़े से questions on the current I is equal to NEAVD. Question number थोड़ी calculation है. You can use the calculator if you want. करना तो नहीं चाहिए वैसे. Question number second and third. An aluminum wire having cross section area of 4 into 10 to the power minus 6 meter square carries current of 5. Current given है, area given है. Density of aluminum given है. Density मतलब ये वो density नहीं है जो free electron वाली थी. हमें उसको calculate करना पड़ेगा with the help of this information. थोड़ी सी calculation है, not the straightforward question. You have to understand the logic behind it. एक aluminium wire जिसका area given है, current is given. The question ना ये NCERT level के ही questions हैं. These are not very tricky ones, but अगर आपको समझ के नहीं आएगा कि क्या करना है हमें, then it will be difficult for you to apply the formula, because usually 12th में formula based question board में भी direct नहीं आते हैं. पहले कभी आते थे. Aluminum wire having cross section area 4 into 10 to the power minus 6 meter square. Area is given. Current is 5 ampere. Drift speed निकालनी है. The density is 2.7 gram per centimeter cube. This is the mass density. This is not the free electron density. We have to calculate the free electron density. Free electron density means number of free electron per meter cube. ये हमें calculate करना है अभी from the given information, and then we can apply I is equal to NEAVD.
आई कैसे, n कैसे निकालेंगे हम? फ्रॉम दिस हमें n क्या था? मास पर यूनिट वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब. So density of aluminium is 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इसको अगर हम 1 मीटर क्यूब में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.7 इंटू 10⁶ ग्राम पर मीटर क्यूब. टू पॉइंट सेवन इंटू 10⁶ मीटर क्यूब. One meter cube has 2.7 into 10⁶ gram of aluminium. 1 meter cube contains 2.7 into 10⁶ ग्राम aluminium. Aluminium का atomic mass कितना होता है? What is the atomic weight of aluminium? तो क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, यहाँ पे गिवन नहीं है, so we'll have to find out it. What is the aluminium atomic mass? क्या हो गया? Aluminium होता है 13, aluminium 27. So atomic mass is 27. इसको अगर हम 27 से डिवाइड कर लें तो क्या मिल जाएगा? This is the mass divided by atomic mass. This will be number of moles. 1 meter cube of this volume of aluminium contains how much? 10⁵ moles. 10⁵ moles. अब 1 मीटर क्यूब में इतने मोल्स हैं तो एटम कितने हो गए? 1 मीटर क्यूब ऑफ दिस एल्यूमिनियम कंटेन्स इनटू अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स. एक मोल में अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं. एंड इट सेज दैट ईच एटम कंट्रीब्यूट्स 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन. सो 1 मीटर क्यूब में जितने एटम्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. 1 meter cube of this aluminium will contain 1 meter cube aluminium contains 10⁵ into 6.022 10⁻23 electrons, free electron. That will be 6.022 into 10⁻28. ये small n की वैल्यू जो मिसिंग थी वो हमने कैलकुलेट कर ली. Small n is 6.022 into 10⁻28 per meter cube. इस क्वेश्चन में क्या किया हमने? Here small n was not given. आपको इसकी यूनिट से समझना है. This is the normal usual density which is mass upon volume, which means 1 सेंटीमीटर क्यूब में 2.7 ग्राम. So 1 मीटर क्यूब में 2.7 into 10⁶ ग्राम. मास से हमने मोल्स निकाल लिए, मोल्स से हमने नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए, and it is given that one atom contributes 1 electron. So as many number of atoms, that will be the number of electrons. So we got the number of electrons, and from there we will calculate the small n. अब current पता है 5, drift velocity is I divided by n, and हमने calculate कर लिया is charge and into area. Current is 5 ampere, small n is 6.022 into 10⁻28. E is 1.6 into 10⁻⁻19. Area is 4 into 10⁻⁻6. So when you solve, simplify it, answer should come out 0.13. आप चाहो तो कैलकुलेटर यूज अभी के लिए कर सकते हो, बट नॉट इन द एग्जाम. Sure, understood? So Yes. फर्स्ट स्टेप फिर से समझा सकते हैं? First step as in वो डेंसिटी वाला. डेंसिटी वाला. ओके. फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालनी है, नहीं हमें कैलकुलेट करना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. So what we have to find out,
how many atoms are there present in 1 meter cube or 1 unit volume. उसके निकालने के लिए there is density given, right? Yes, sir. 2.7 gram per centimeter cube is density. Density is mass upon volume. So mass will be density into volume. हमें चाहिए कितने में? 1 मीटर क्यूब में. So mass of aluminium in 1 meter cube. Density is 2.7 gram per centimeter cube. मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करोगे तो 10 to the power 6 बन जाएगा. सेंटीमीटर गॉन. सो 1 मीटर क्यूब में जितना एल्यूमिनियम है उसका मास आ गया 2. मास ऑफ एल्यूमिनियम इन यूनिट वॉल्यूम. इसके बाद हमने यूज कर ली सिंपल सी केमिस्ट्री. मास आ गया. मास से मोलर मास को डिवाइड कर दें, यानी मास में मोलर मास से डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाता है? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स. वन ऑफ Yes, sir. आगे का समझ आ गया. mass divided by molar mass will be number of moles. Number of moles को वैक्टर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, number of atoms मिल जाएंगे. And one atom is giving 1 electron. That's given in this question. Right? Sure? Yes, sir. Understood? Yes, sir. Okay. एक और क्वेश्चन था, वो भी आप कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 3. Okay, इसमें तो खैर small n already is given. In this case, it says that copper has 8.5 into 10 to the power 28 electrons per cubic meter. So this value is not the normal density, this is small n only. Electron density. Length is given, diameter is given, estimate the drift speed of electron along the wire. I is equal to NeAVD. Third question, homework में करना है आपको, direct formula based है. Yes, what is the order of drift speed? अभी मैंने बोला था few centimeters. अब वो few में तो ये सारे आ जाएंगे वैसे. What will be the correct answer then? B is correct answer. That is some millimeters and all maximum. Drift speed is of the order of 10 to the power minus 2. अब ये multiple choice भी हो सकता है. You can have more than one correct option. Minus 2 and 10. Mean relaxation time of electron conductor varies with temperature. Mean relaxation time temperatures पे inversely proportional था. Temperature बढ़ाएंगे तो कम होगा. Temperature बढ़ाएंगे तो कम होगा. So it is inversely proportional. Number 6. Question number 11 is again similar. अब इधर आते हैं. This one. Yeah, these are the conceptual questions. Two magnetic wires whose length are in the ratio 1:2, resistance are in the ratio 1:2 are connected in series with a battery. The ratio of their drift velocity of free electrons. Question number 7. Question number 7. Two magnetic wires whose length are in the ratio 1:2. This is conceptual, but ऐसे डिटो ऐसे क्वेश्चन कुछ आते हैं एग्जाम में. Some easy, but you'll have to think how to find the answer. ये इसमें बहुत सारी information given है language में. पहली चीज, there are two wires and the wires are connected in which combination, series or parallel? The wires are connected in series. The ratio of wire is 1:2. The length is 1:2. L1 by L2 is 1:2. Right? अब ये दो वायर्स हैं जो कि रेजिस्टेंस सीरीज में है. सीरीज में होने पे क्या होता है? करंट इज सेम, current will be same. These two wires will have same current because they are connected in series. So N1, दोनों सेम वायर है तो N तो सेम ही होगा quite obviously.
they both are same wire at same temperature. NE पहले का area A1 VD1, NE A2 VD2. Small n cancel out हो जाएगा, E cancel out. So drift velocity ratio will be VD1 divided by VD2 is equal to A2 by A1. I hope you are getting the logic. Series में current is same, they are in series. Current दोनों wire में same होगी, so I is equal to NEAVD. और अब हमें area का ratio निकालना है, and given is the ratio of the resistances and the ratio of their length. So since resistance of any wire is rho L by A and rho will be same as such because they are of same material. So rho L2 by A2. Rho gone. R1 by R2 is given 1 by 2. L1 by L2 is also given as 1 by 2 into A2 by A1. Half cancel. We get A2 by A1 as 1 by 1 or 1. So drift velocity ratio will also be 1. Drift velocity of both the wires are exactly equal. The ratio will be 1:1. तो इसमें क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को आपको यूज करना है एंड यू हैव टू एलिमिनेट दिस into the required information. We have to find the drift speed ratio because the wires are connected in series. In series, same current, same material थे इसलिए small n same होगा. Small n will be same for both, right? Yes. Understood this question? Understood? Saksham, हाँ जी सर। समझ आ गया ये? हाँ सर। मरा हुआ हाँ क्यों भाई? बोलो, which part is doubt? हमने करंट सेम कर दी बिकॉज सीरीज में सेम करंट होती है. n सेम हो गया बिकॉज सेम मटेरियल है. E is obviously the charge which will be same only. Right? बताओ बेटा डाउट क्या है तो मैं एक्सप्लेन करूं, फिर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं हम? सीरीज में थे इसलिए करंट सेम है, राइट? Yes, sir. Current same, so NEAVD has to be equal. NEAVD is equal. Yes. बेटा कोई डाउट है किसी को? नहीं है, अच्छी बात है. Okay, similar question is question number 9 and 10. Last question for today. 9 is current flows for the given conductor. Which of these quantity remains constant? They are connected in series, so current remain constant. Obviously, current density will be different because current is same, area is different. Current density will not be same. Electron mobility का formula क्या था? Formula for electron mobility, E capital E by M into tau. So E tau by M. Tau is not same for both of them. Electric field is again not same.
10th. For the given conductor shown alongside, I is I तो same होगा इसमें भी, जो current जा रही है वो same है, I1 and I2 will be same. So current density at A will be greater than current density at B. और current density का formula था NEVD, small NE times VD. N constant है, E constant है, तो जहाँ पे current density ज्यादा होगी वहीं पे drift velocity भी ज्यादा होगी. Drift velocity will also be greater than, so इसका आंसर भी आ जाएगा B. I is equal to NEVD. So we'll, question number 11 is in homework. We did exactly similar question. So Yes, 9th में D part होगा. वो भी different ही होगा. It's not remain, it does not remain constant because Okay, J sir. is equal to sigma times E. J is different. It is the same material. It's given here. Also, it's not given, so they might be different also. Even if it is same, currents, their conductivity is same, but the current density is different because areas are different. Right? Okay, sir. Okay. ठीक है. The remaining questions from this DPP you can try in homework. All the concept we have done. जो थोड़े बहुत लगे आपको वो छोड़ देना. We will discuss in the Friday class. At least the single choice, one option correct. Okay, thank you. Next class will be on Thursday. Sorry, Friday. Friday we'll have the doubt class and discussion of this DPPs. Thank you, sir. Okay. Okay, thank you.